हेलो गाइस, आज की हमारी जो है सेकंड क्लास है जिसमें हम भारत की स्थिति और विस्तार को देखेंगे। साथ ही साथ हम भारत की जल सीमा और थल सीमा, साथ ही साथ हम इसके पड़ोसी देश को भी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने जो है ग्लोब नज़र आ रहा होगा। अब हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आप सबको पता है कि जो है डायरेक्शन किस तरह से हम निकालते हैं। देखिए जो ऊपर की तरफ होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और हमारे जो राइट साइड में होता है वो ईस्ट होता है, और लेफ़्ट साइड में क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या होता है कि ग्लोब में ना एक दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं के माध्यम से क्या होता है, हम किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। ठीक है, उसकी भौगोलिक स्थिति का हमें पता चलता है कि वो कहाँ पर स्थित है, कोई भी देश या कोई भी भूखंड या कोई भी आइलैंड जो भी है, हमें अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के माध्यम से उसकी स्थिति का पता चलता है। साथ ही साथ में वहाँ पे मौसम कैसा होगा, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, वहाँ पे अभी टाइम कौन सा चल रहा होगा, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए जो है काल्पनिक रेखाओं का यूज़ किया गया है, जिसे हम अक्षांश रेखाएँ और देशांतर रेखाएँ कहते हैं। तो देखेंगे आपके सामने ग्लोब है, तो ग्लोब में आपको इक्वेटर लाइन दिख रही होगी, भूमध्य रेखा। इसी को जो है विषुवत रेखा कहते हैं, उसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं जो होती है वो ग्लोब पर जो है काल्पनिक खींची गई हैं। ठीक है, और इसी के समानांतर ऊपर नीचे भी खींची गई हैं। तो जो ऊपर की ओर खींची गई हैं इसे उत्तरी अक्षांश रेखाएं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और जब इन्हीं रेखाओं को 0 डिग्री से नीचे की ओर खींचा गया है तो इन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा गया है। क्या कहा गया, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा गया है। ठीक है, इसके साथ ही जो है देशांतर रेखाएं भी खींची गई, वो खड़ी खींची गई हैं ग्लोब पर। ठीक है, ग्लोब पर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जिसे देशांतर रेखा कहा गया है। जो मैंने खींचा ये 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। अब 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को हमने जब ईस्ट साइड खींचा है तो इसे पूर्वी देशांतर रेखा कहा गया है। क्या कहा गया है, पूर्वी देशांतर रेखाएं कहा गया है। ठीक है, और जब इसी को हम वेस्ट साइड में खींचेंगे तो इन्हें पश्चिमी देशांतर रेखा कहा गया है। क्या कहा गया है, पश्चिमी देशांतर रेखा। अब मैं इसे आपको इसलिए बता रही क्योंकि भारत में भी अक्षांश रेखाओं से हम उसकी स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भारत किस में आ रहा है। आप देखेंगे, देखिए आपको भारत जो है यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, भारत आपको दिखाई दे रहा है। तो भारत जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व साइड में है, तो पूर्वी देशांतर में आएगा। और भारत जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं के ऊपर में है, मतलब उत्तरी अक्षांश रेखाओं में। तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश रेखाओं और पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य आता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। आपके सामने देखिए भारत का मैप दिखाई दे रहा होगा, आप समझ सकते हैं। फिर से हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखते हैं कि देखिए हम इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं, तो ऊपर वाला जो हमेशा नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, और राइट साइड में ईस्ट होगा, और लेफ़्ट साइड में हमेशा क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि भारत का, देखिए क्वेश्चन कैसा आता है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, और भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है। तो हम देखते हैं भारत का उत्तरी बिंदु। तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है। क्या है, इंदिरा कॉल, ये लद्दाख में है। कहाँ पर है, कौन से किस में आता है, लद्दाख यूटी में आता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में आता है इंदिरा कॉल। और भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये ग्रेट निकोबार में आता है। ठीक है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका ग्रेट निकोबार एक आइलैंड है जिसमें आता है इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अंडमान निकोबार जो है भारत का ही है, लेकिन ये जो है ये भारत की मुख्य भूमि है। अंडमान निकोबार क्या हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। ठीक है, तो अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट आएगा, लेकिन भारत की मुख्य भूमि का भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो क्या आएगा, कन्याकुमारी। क्या आएगा, कन्याकुमारी। ठीक है, ये तमिलनाडु में है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी, मुख्य भूमि का तमिलनाडु में।
इसी तरह भारत का अगर पूर्वी बिंदु देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का कीबीथू क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का कीबीथू जो है वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। उसी तरह हम भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु देखेंगे तो गुहार मोती, ये कहाँ है, गुजरात में। गुहार मोती भारत का सबसे जो है पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, अब देखेंगे अक्षांश रेखा देशांतर रेखा। तो भारत में चूँकि क्या होता है, उत्तरी अक्षांश रेखाएं गुजरती है। तो भारत में उत्तरी अक्षांश रेखा देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट जो है 6.45, ठीक है, यहाँ पे सॉरी लिखा नहीं है, 6°45, कितना, 6°45, एक सेकंड में अच्छे से लिख देती हूँ इसे, 6°45, ठीक है, 6°45 उत्तरी अक्षांश से जो है 37°6 उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक है, 6°45 से 37°6, 37°6 तक भारत का जो है विस्तार है। और पूर्वी देशांतर को देखते हैं हम तो 68°7 पूर्वी देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। याद हुआ, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, 6°4, 6°45 उत्तरी अक्षांश से 37°6 उत्तरी अक्षांश तक, साथ ही साथ जो है 68°7 पूर्वी देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। लेकिन वही फिर से कि भारत की अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 8°4 उत्तरी अक्षांश से 37°6 उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का विस्तार है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखते हैं भारत की लंबाई की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण हम देखेंगे भारत की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। कितनी है, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में जो है भारत की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। कितनी है, 3214 किलोमीटर। और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व के बीच की मतलब गुहार मोती से लेकर के जो है कीबीथू तक की जो बीच की दूरी है वो 29-33 किलोमीटर है। कितनी है, 29-33 किलोमीटर। कितनी है, 29-33 किलोमीटर। ठीक है, इंदिरा कॉल से लेकर के जो है कन्याकुमारी तक के बीच की दूरी कितनी है, 3214। और गुहार मोती से मतलब पश्चिम से कीबीथू पूर्व तक की बीच की दूरी 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर। आई होप आपको ये सब याद हो रहा होगा। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो भारत में है, भारत जो क्या है, भारत के नीचे हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है ना। भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। तो और ऊपर में भारत को आपको पूरी थल सीमा देख रही होंगी, है ना। तो भारत क्या है, थल और जल दोनों सीमा बनाता है। ऊपर से भारत थल सीमा बनाता है और नीचे से भारत क्या होता है, पूरा जल सीमा बनाता है। तो आप देखेंगे कि भारत की जमीनी सीमा की लंबाई मतलब थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर। लेकिन कहीं और आपको डाटा 15,106.7 किलोमीटर भी देखेंगे, लेकिन इसे मानने हैं 15,106.7 किलोमीटर ही आपको मानना है। ठीक है, वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। मीन्स देखिए, अब गुजरात के कच्छ के रण वाले हिस्से से आप देखेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका नेपाल, भूटान, चीन, ये म्यांमार और ये आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, इन सब को मिलाकर भारत की जो है थल सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। इसके साथ ही अब दक्षिण में भारत जो है समुद्रों से घिरा हुआ है। तो ये भी गुजरात से लेकर के अगर आप जाएंगे ये आपका बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक, तो ये जो है आपका क्या बनाता है, जल सीमा। तो भारत की जल सीमा की लंबाई, तो भारत की जल सीमा की ये मुख्य भूमि है।
तो मुख्य भूमि में भारत की जल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5,422.6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 5,422.6 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा? भारत की जल सीमा की लंबाई हो जाएगी मुख्य भूमि में। लेकिन वहीं अगर समुद्र तट की कुल लंबाई बोलेगा, कुल लंबाई में क्या आ जाएगा? भारत की मुख्य भूमि की जल सीमा की लंबाई, साथ ही यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है वो भी समुद्रों के बीच में है, तो उसकी भी कुछ सीमाएं होंगी, उसकी लंबाई। साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जोड़ लिया जाएगा। इसके चारों ओर की जो भी तट रेखा की लंबाई होगी, समुद्री सीमा होगी, जल सीमा होगी, इसे जोड़ेंगे तो इस तरह भारत की कुल समुद्र तट की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7,517 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7,517 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की कितनी हो जाएगी? मुख्य भूमि की लंबाई जो है 5,422.6 किलोमीटर। और कुल मुख्य भूमि के साथ ही लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, इसकी लंबाई हो जाएगी 7,517 किलोमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हो गई भारत की भौगोलिक स्थिति को हमने जान लिया कि भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, इसका विस्तार भी हमने देख लिया। इसकी जल सीमा, थल सीमा को हम आगे डिटेल में देखते हैं। ठीक, इसके साथ ही हमारे एक और चीज़ बची हुई थी कि भारत के जो मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। क्या है? भारत के मध्य से, भारत की जो मध्य से है वो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती। अब देखेंगे भारत की जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री, कर्क रेखा एक्चुअल में क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कि भारत से होकर गुजरती है। ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम देखते हैं गुजरात, पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 6 हो गए। उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए? 8। तो भारत के 8 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। इसके साथ ही क्या होता है कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। ठीक है, क्या है? भारत का समय, मानक समय, भारत का जो मानक समय है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्या है? IST, इसे कहा जाता है IST, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, इसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को समय रेखा माना गया है, भारत का स्टैंडर्ड टाइम। तो देखिए, देशांतर रेखा क्या होता है? टाइम का निर्धारण करता है। क्या होता है? टाइम का निर्धारण करता है। और एक देशांतर रेखा के बीच में लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। तो आप देखेंगे भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक का इसका विस्तार है। तो कुल अंतर लगभग जो है 30 डिग्री का अंतर आप देखेंगे। 30 डिग्री में अंतर, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा? 120 मिनट का अंतर हो जाएगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटा। मतलब अगर यहाँ पे सुबह के 8 बजे हैं तो यहाँ पे सुबह के कितने? 10 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? 10 बजे। सोचिए आप, भारत में ही रहकर 2 अलग अलग टाइम हो रहा है, 2 घंटे का डिफरेंस। गुजरात में 8 बजे हैं और अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 10 बजे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसके बचने के लिए जो है एक भारत ने एक अपना टाइम लाइन एक डिसाइड किया कि हम इसे अपना टाइम मानते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है, जो काल्पनिक रेखा है, जो पूरे पृथ्वी पर खींची गई है, तो 82.5 डिग्री को भारत ने अपना IST माना, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना। तो इसके हिसाब से यहाँ पर अभी 9 बजे होंगे। तो मतलब टाइम की गणना पूरे भारत में इसी के आधार पर की जाती है। मतलब अगर यहाँ पर 9 बजा है तो भारत के हर कोने में, चाहे वो गुजरात हो, लद्दाख हो, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश हो, यहाँ पर भी 9 बजा होगा। तो ये पूरे टाइम को जो है IST लाइन जो है पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री वो मैनेज करती है। तो अब देखेंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है। यह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। तो कौन कौन से वो राज्य हम देखते हैं। यह जो उत्तर प्रदेश, ठीक है,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कहाँ से जा रही है? उत्तर प्रदेश के नैनी से जाती है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नैनी एक क्षेत्र है जहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जाती है। तो उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कुल 5 राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा IST जो है गुजरती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि दोनों ऐसे कौन सी जगह जहाँ से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आप देखेंगे जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश से भी जा रही है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से जाती है और छत्तीसगढ़ से जा रही है। वैसे ही पूर्वी देशांतर रेखा जो है मध्य प्रदेश से भी जा रही है तो छत्तीसगढ़ से भी जा रही है। तो कुल 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो दोनों रेखाएं कौन कौन से राज्य से गुजर रही हैं? एक आपका मध्य प्रदेश से और दूसरा छत्तीसगढ़ से। ठीक है, जैसे देखिए आप यहाँ पे देखा है कि MP और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और मानक यामोत्तर रेखा गुजरती, मीन्स IST गुजरती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों रेखाएं कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और IST जो है दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें। तो छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में दोनों रेखाएं जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्थलीय सीमा को हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत के जो है पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, तो कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं हम देखते हैं, सातों को हम याद करते हैं। भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन। कितना हो जाएगा? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन। और ये नेपाल, भूटान, म्यांमार। नेपाल, भूटान, म्यांमार। नेपाल, भूटान, म्यांमार। और यहाँ पर है आपका बांग्लादेश, यहाँ पर है आपका बांग्लादेश। तो कितने हो गए? 7। याद हुए आपको? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7 है। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। और भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी पड़ी थी हमने? 15,106.7 किलोमीटर। तो भारत की थल सीमा देखेंगे तो कहाँ से बन रही है? बन रही है गुजरात से। ठीक है, भारत की थल सीमा कहाँ से बन रही है? गुजरात से बन रही है। ये हो गई भारत की थल सीमा। ये भारत के कुल 16 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेश से भारत की जो है थल सीमा बनती है। कितने से बनती है? 16 राज्यों और भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब वो 16 राज्य कौन कौन से और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हमें लास्ट जो हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हमने भारत की मैप को याद किया था। इसमें हम सब राज्यों की हमने स्थिति को देखा था। इसलिए कहा जाता है कि स्थिति को उसे मैप के थ्रू ही याद करना ज़्यादा ईजी होता है। आपने मैप अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, बॉर्डर से शुरुआत की थी कि हमें देखना है, देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, ये सब बॉर्डर में है। तो 16 राज्य हम देखते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 हो गए। अब यहाँ देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। जो स्थलीय सीमा भारत के 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और 16 राज्य में हमने कितने देखे? अभी 3, गुजरात, राजस्थान, पंजाब देखा, 3 हो गए। चौथा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, 5वां उत्तराखंड, ठीक है, 6वां उत्तर प्रदेश, 7वां हो जाएगा बिहार, 8वां आप देखेंगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल, 9वां जो है सिक्किम है, 10वां हो जाएगा आपका असम, 11वां अरुणाचल प्रदेश और 12वां आपका हो जाएगा नागालैंड, 13वां मणिपुर, 14 मिजोरम और जो आपका त्रिपुरा है वो 15 हो जाएगा और 16वां क्या हो जाएगा? मेघालय। ठीक है, पश्चिम बंगाल को ऑलरेडी हमने यहाँ पे काउंट किया है। तो इस तरह से जो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत की स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम ये देखेंगे कि गुजरात और पश्चिम बंगाल की सीमा जल और थल दोनों से लगती है। देखोगे कि गुजरात का जो कच्छ वाला ये जो भाग है, कच्छ वाला जो भाग है वो थल सीमा बनाता है।
जबकि गुजरात के जो नीचे वाला भाग है वो जल सीमा बनाता है। तो गुजरात ऐसे कौन से राज्य हैं जो थल सीमा और जल सीमा बनाते हैं? तो क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा और इधर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे पश्चिम बंगाल को देखेंगे, ये पश्चिम बंगाल है। रुक जाइए, एक बार क्लीन कर देती हूँ मैं इसे। देखिए ये जो है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल देखिए बांग्लादेश के साथ जो है क्या बना रहा है, थल सीमा बना रहा है। और जबकि यहाँ पे क्या है, जल सीमा इसकी इतनी, यहाँ पे जल सीमा भी बन रही है। तो ऐसे दो राज्य जो भारत की जल सीमा और थल सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? गुजरात है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, गुजरात है और पश्चिम बंगाल है। वो आप स्टेट को हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देशों की संख्या कितनी, हमने 7 पढ़ी है। पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। तो भारत जो है कौन से देश के साथ सर्वाधिक अपनी सीमा बनाता है? तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ, भारत की सर्वाधिक सीमा कौन से देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। भारत के भूभाग की जो है सर्वाधिक सीमा कौन से देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। देखिए बांग्लादेश जो है कुल पाँच राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल से बना रहा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से और नीचे मिज़ोरम से। तो भारत जो है कुल 5 राज्यों से सीमा बना रहा है। तो सबसे ज़्यादा भारत कौन से देश के साथ सीमा बनाता है? तो है बांग्लादेश के साथ। कितने राज्यों से बना रहा है? 5 राज्यों से। इसके बाद जो भारत जो है चीन के साथ सीमा बनाता है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? चीन। देखिए पहला बांग्लादेश, बांग्लादेश में खड़े हो गए तो ये पहले नंबर पे। ठीक है, सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, दूसरा है चीन। दूसरी सर्वाधिक सीमा भारत चीन के साथ बनाता है। तो चीन के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है? तो चीन के साथ हम देखेंगे, चीन के साथ यहाँ पे लगेगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की ये सीमा चीन के साथ लगती है। एक हो गया लद्दाख। फिर ये हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड, तीसरा हो गया उत्तराखंड। फिर चौथा आप देखेंगे सिक्किम और पांचवा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से चीन जो है दूसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो है देश है। इसके 5 राज्य जो है भारत के इससे लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश, सेकंड चीन। उसके बाद पहला हो गया बांग्लादेश, सेकंड हो गया चीन। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। पाकिस्तान भी जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से 5 राज्य हैं वो? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और 3 राज्य हम देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो केंद्र शासित। तो इस तरह से 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है पाकिस्तान सीमा बनाता है। तीसरे नंबर में सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान की रहती है। उसके बाद आ जाते हैं नेपाल। नेपाल भी जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है नेपाल। तो नेपाल को हम देखते हैं, ये आपका नेपाल है, नेपाल। ठीक है, तो आप नेपाल को देख लेते हैं। नेपाल 5 राज्यों की सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। तो कुल 5 राज्यों के साथ नेपाल भी सीमा बनाता है। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? सर्वाधिक सीमा कौन से देश के साथ बनाता है? इसका क्रम भी पूछता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्रम हम ऐसे याद रखेंगे कि पहले जो हो जाएगा बंगाल, बंगाल के बाद हम फिर सीधा ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा सेकंड नंबर पे चाइना। उसके बाद हो जाएगा तीसरा, हम डायरेक्ट कहाँ पर आ जाएंगे? पाकिस्तान में आ जाएंगे। ठीक है, फिर चौथा हम जाएंगे नेपाल में। ये जो है बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान और जो नेपाल है, ये चारों ऐसे देश हैं जो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद देखेंगे जो म्यांमार और भूटान है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? म्यांमार और जो भूटान है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, वो 4 राज्यों से सीमा बनाते हैं। कितने राज्यों से बनाते हैं? म्यांमार और भूटान 4 राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो हम म्यांमार को देखेंगे। ठीक है, तो म्यांमार जो है देखेंगे, म्यांमार कहाँ पर है? यहाँ पर म्यांमार है। तो 4 राज्य कौन कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो म्यांमार जो है इन 4 राज्यों से सीमा बनाता है। उसके बाद भूटान, उसके बाद भूटान की सीमा लगती है। भूटान की सीमा भी 4 राज्यों से लगती है। तो आप यहाँ पे देखें, आपको भूटान दिखाई दे रहा होगा। तो भूटान कौन कौन से राज्यों से बना रहा है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो जो है भूटान और म्यांमार दोनों 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम एक बच रहा है आपका 7वां, क्या बच रहा है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान बहुत ही कम सीमा बनाता है, वो भी लद्दाख से। ठीक है। तो सिर्फ एक ही राज्य से बनाता है अफ़गानिस्तान। सबसे कम सीमा कौन सा देश बनाता है? अफ़गानिस्तान। क्वेश्चन क्या पूछेगा? सर्वाधिक सीमा कौन सा देश बनाता है? तो बांग्लादेश। सबसे कम सीमा भारत से कौन बनाता है? तो वो जाएगा अफ़गानिस्तान। ठीक है। लद्दाख से बनाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आता है कि ऐसा कौन भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि 3 देशों से, जिसकी सीमाएं 3 देशों से लगती है। मतलब भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी जो सीमाएं हैं 3 देशों से लगती हैं। देखिए, हम पहले लद्दाख को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख लिखा, हम समझ लेते हैं इस चीज़ों को। ये सारी चीज़ें क्या रटने वाली नहीं, इसे समझने वाली। मतलब आपको मैप याद रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। देखिए, अब लद्दाख क्वेश्चन मान लो पूछता है, ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत की 3 पड़ोसी देशों से सीमा बनाता है। आप लद्दाख को देखेंगे तो देखिए, ये जो है पूरा लद्दाख है। ठीक है, ये पूरा लद्दाख है। अब लद्दाख की जो यहाँ की जो सीमा है वो किससे? पाकिस्तान से लग रही है। तो एक हो गया पाकिस्तान। लद्दाख की जो एक सीमा है वो अफ़गानिस्तान से भी लगती है, और लद्दाख की जो ये सीमा है वो चीन से भी लगती है। तो मतलब लद्दाख जो है ऐसा राज्य है, ऐसा सॉरी, ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 देशों से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से देश हैं वो? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना। इसके साथ ही हम सिक्किम को भी देखते हैं। तो सिक्किम भी ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों से सीमा बना रहा है। कौन कौन से? इसके बगल में एक नेपाल है, ऊपर में चाइना है, और जो है पूर्व दिशा में क्या? इसके भूटान है। ठीक है। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये भी जो है भारत का ऐसा राज्य जो 3 देशों से सीमा बनाता है। कौन कौन सा है? यहाँ पर देखेंगे भूटान, ऊपर में है चाइना, और यहाँ पे म्यांमार। यहाँ पे क्या? म्यांमार। 3 देश हो गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल है, आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल कितने देशों से बना रहा है? 3 देशों से सीमा बनाता है। तो पश्चिम बंगाल की एक सीमा देखेंगे आप, एक सेकंड क्लियर कर देती हूँ इसे। हाँ, ये हो गया आपका, सॉरी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो है एक और नेपाल है, ऊपर है भूटान और नीचे क्या है? बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल भी 3 देशों से सीमा बनाते हैं। मतलब लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल 3 देशों से सीमा बनाते हैं, जबकि उत्तराखंड, असम, मिजोरम 2 देशों से, और बाकी सभी राज्य एक देश से ही सीमा बनाते हैं। आई होप आपको इतना कुछ सबको समझ में आ गया। भारत की थल सीमा कौन से देशों से लगती है। ठीक है। इसके साथ साथ ही कौन से राज्य जो हैं कितने देशों से सीमा बनाते हैं, तथा कौन सा देश सर्वाधिक सीमा भारत से बनाता है, आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि देखिए, भारत में सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। 1947 में सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ की रेखा खींची गई है। चूँकि पहले जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान 2 भाग में था। एक जो था भारत के पश्चिम में था, जिसे पाकिस्तान कहा गया, इसे पश्चिमी पाकिस्तान, और जो भारत के पूर्व में था इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। हालांकि बाद में ये पूर्वी पाकिस्तान ने अब अलग हो गया पाकिस्तान से, और इसका नाम क्या हो गया? बांग्लादेश। ठीक है। इसका नाम क्या पड़ा? बांग्लादेश पड़ा। लेकिन सीमा का निर्धारण तो 1947 में हो चुका था रेडक्लिफ के द्वारा। तो इसका जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेडक्लिफ रेखा बनाता है, वही सीमा जो है भारत और बांग्लादेश के बनती, क्योंकि पहले पाकिस्तान था तो ये भी रेडक्लिफ ही था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच, बाद में ये बांग्लादेश बना तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेडक्लिफ रेखा ही सीमा का निर्धारण करती 1947 में रेखा खींची गई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत और ये तो हो गया भारत और पाकिस्तान
भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब हम देखेंगे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा जो है वो सीमा का निर्धारण करती है। तो चीन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो भारत और चीन के बीच में क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा खींची गई है, 1914 में खींची गई है हेनरी मैकमोहन के द्वारा। तो ये जो है क्या होता है, भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। उसी तरह भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है 1986 में। भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी है, डूरंड रेखा लद्दाख में यहाँ पे जो खींची गई है 1896 में खींची गई, 1896 में डूरंड रेखा ये भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, आई होप को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए भारत और पाकिस्तान को हमने देख लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा क्या है, रेड क्लिफ रेखा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी और बहुत सी रेखाएं हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। देखिए क्या हुआ था कि 1947 में जो है 1947 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था और उसने जम्मू कश्मीर, चूँकि ये जो क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है, इसका कलर चेंज कर देती हूँ मैं, एक सेकेंड। ये जो है ये भारत का जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया है। लेकिन 1947 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। तो पाकिस्तान जो है भारत के इतने क्षेत्र पर कब्जा कर चुका था, ठीक है। तो इस क्षेत्र पर कब्जा का अभी भी वहाँ पर उसी का कब्जा, जैसे पीओके कहा जाता है, क्या कहते हैं, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इसे कहा जाता है। यहाँ पर क्या पाकिस्तान का कब्जा है। तो यहाँ पर जो सीमा, इसलिए यहाँ पर एक सीमा बना दी गई जिसे कहा गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये किसके किसके बीच है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लाइन ऑफ कंट्रोल। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में ये तो 1963 पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र है ये, ठीक है। उसके देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये हो गया भारत पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर जो है सियाचिन ग्लेशियर है, ये क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाता है। इसके साथ ही .9842 है, ये भी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाता है। तो क्या क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेड क्लिफ रेखा है जो एक्चुअल में ये लाइन है। रेड क्लिफ रेखा क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक्चुअल में ये लाइन है। लेकिन भारत ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, तो लाइन ऑफ कंट्रोल सियाचिन ग्लेशियर और .9842 ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। इसके अतिरिक्त भारत और चीन के बीच हमने मैकमोहन रेखा पढ़ा है। तो मैकमोहन रेखा जो है यहाँ से यहाँ तक है और इसके आगे भी है। लेकिन 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान जो है चीन ने भारत के इस क्षेत्र को पर जो है अधिकार कर लिया। इस क्षेत्र पर चीन ने भारत के इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसे अक्साई चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्साई चीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीमा का निर्धारण किया गया LAC, जिसका नाम क्या रखा गया, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये किसके किसके बीच है, भारत और चीन के बीच में। और लाइन ऑफ कंट्रोल किसके किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन के बीच में, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने किसके किसके साथ सीमा रेखा देखी, पाकिस्तान के साथ देखी, ठीक है। तो हमने किसके किसका सीमा रेखा देखी है, पाकिस्तान के साथ देखी रेड क्लिफ रेखा, बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच में जो हमने देखी मैकमोहन रेखा, ठीक है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में हमने देखी डूरंड रेखा। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के साथ हमने देखी LOC देखी, सियाचिन ग्लेशियर .9842 अक्साई चीन। भारत और चीन के बीच में हमने एक और देखी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अब कौन कौन सा देश बचा है सीमा के लिए, हम देखेंगे। तो म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच में जो अराकान की पहाड़ियाँ हैं, क्या है, भारत और म्यांमार के बीच में अराकान की पहाड़ियाँ, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी है, अराकान की पहाड़ियाँ हैं। तो ये भौगोलिक रूप से ये भारत और जो है म्यांमार के बीच में सीमा रेखा बनाती है। उसी तरह भारत का एक नीचे पड़ोसी देश है, लेकिन मेन भारत के तो 7 पड़ोसी देश जो कोई सीमा से लगते हैं। श्रीलंका जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है, लेकिन ये भी भारत का पड़ोसी देश कहलाएगा, ठीक है।
तो वो एक पड़ोसी देश भारत का जो है श्रीलंका भी है। तो श्रीलंका और जो भारत के बीच में जो है पाक जल संधि है, जो इसके सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी? पाक जल संधि। ये जो है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे जो पाक की खाड़ी है इसको जोड़ती है। ठीक है, तो जल संधि है कहाँ पर? पाक स्ट्रेट, जिसे पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। जल संधि को क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। दो समुद्र, जब दो समुद्रों को जोड़ती है, देखो बे ऑफ बंगाल को जोड़ रही है और यहाँ पे जो पाक की खाड़ी, गल्फ ऑफ पाक को जोड़ रही है। कौन? पाक स्ट्रेट जोड़ रही है और दो भूखंडों भारत और श्रीलंका को अलग कर रही है। ठीक है, और अराकान की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, वो इस तरह से सीमा का निर्धारण करती हैं। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जलीय सीमा। तो जलीय सीमा जो है वो भारत के 9 राज्यों, जलीय सीमा जो है भारत के 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो हम जलीय सीमा जो है भारत के 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो हम उसे देख लेते हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला देखेंगे जलीय सीमा जो है आपका जो गुजरात, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा तीसरा, चौथा हो जाएगा कर्नाटक, केरल पाँचवा, तमिलनाडु छठवा, आंध्र प्रदेश सातवां, उड़ीसा आठवां और वेस्ट बंगाल 9। तो भारत के 9 राज्यों से जो है जल सीमा लगती है। साथ ही साथ 4 केंद्र शासित प्रदेश हम देख लेते हैं। तो दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और ये पौंडीचेरी, क्या हो जाएगा? पौंडीचेरी। तो इस तरह से चार यूनियन टेरिटरी से भारत की जलीय सीमा लगती है। ठीक है, तो अगर लंबाई देखेंगे तो सर्वाधिक तट लंबाई कौन सा राज्य बनाता है? तो सर्वाधिक तट लंबाई जो है आपका गुजरात बनाता है। कौन बनाता है? गुजरात। ठीक है, तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक तट लंबाई बनाता है, यानी कि सर्वाधिक जलीय सीमा कौन से राज्य की है? तो जो सर्वाधिक जलीय सीमा है वो है गुजरात बनाता है। ठीक है, गुजरात के बाद जो है क्रमशः हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बनाता है सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पर हो जाएगा तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। फिर बनाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद केरल, महाराष्ट्र के बाद क्या हो जाएगा? केरल, केरल बनाता है। केरल के बाद हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कर्नाटक। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक तट लंबाई, जिसकी तट लंबाई सर्वाधिक है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके नीचे तमिलनाडु है, फिर आपका महाराष्ट्र। इतना 4 याद करेंगे तो वो सफिशिएंट है। आई थिंक इसके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी देश को, चूँकि भारत जो है, भारत में क्या है? जल सीमा और थल सीमा दोनों है। ठीक है, जल सीमा और थल सीमा दोनों है। अगर भारत अपने जो है थल सीमा के आगे जाएगा तो यहाँ पर क्या दूसरा देश आ जाता है थल सीमा की। अगर जल सीमा भारत जो अपने अगर सीमा के बाहर जाता है थल सीमा के, तो दूसरा देश स्टार्ट होता है, वहाँ पे दूसरे देश का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन भारत के नीचे क्या है? तीनों ओर क्या है? समुद्र है। तो इस समुद्र में कहाँ तक उसका अधिकार है? कहाँ तक उसका अधिकार है? तो इस अधिकार को जो है पूरे दुनिया में फिक्स कर दिया गया है कि इस क्षेत्र तक, इस इतने नॉटिकल मील की आप दूरी तक जाते हैं तो वहाँ तक आपका अधिकार होगा। ठीक है, ये जो है पूरी दुनिया के लिए, मतलब पूरी पृथ्वी के लिए एक ही नियम लागू है। ठीक है, कि उसके जो है एरिया को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहले का नाम रखा गया प्रादेशिक जल सीमा, जिसे टेरिटोरियल सी कहते हैं। ठीक है, तो भारत की जो तट रेखा है, ये है भारत की तट रेखा। अभी हम जो है पूर्व टाइप इसको पढ़ लेते हैं, पूर्व साइड में ये क्या है? भारत की तट रेखा। भारत की तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी, मान लो 12 नॉटिकल मील तक की दूरी इतनी है, 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है प्रादेशिक जल सीमा कहा गया। भारत की तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी कहा गया है। इस क्षेत्र पे जो है किसी भी देश को, ठीक है, अभी तो फिलहाल हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो इस 12 नॉटिकल मील तक जो है भारत को सारे अधिकार प्राप्त हैं।
मतलब वो इस जगह का दोहन कर सकता है, यूज़ कर सकता है, पर्यावरण से संबंधित, या इस क्षेत्र से कोई भी जहाज जा रहे तो उसे टैक्स वसूल कर सकता है। तो मतलब इस यहाँ तक उसे सारे अधिकार प्राप्त है। इसके आगे हम देखेंगे कि तट रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी, तट रेखा से, ठीक है, तट रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, मतलब 24 नॉटिकल मील मान लो यहाँ तक आ रहा है। तो तट रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिजियस जोन कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक जो है भारत को राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, वही अगर कोई दूसरे देश का जहाज वहाँ से गुजर है तो उसे टैक्स ले सकता है वो। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार इसको प्राप्त तथा और अन्य अधिकार भी प्राप्त है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत की तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी, कितनी, 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा गया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे EEZ भी कहते हैं। तो यहाँ तक के जो क्षेत्र में है भारत को जो है खनिज संपदा से संबंधित अधिकार प्राप्त है। सागरी जल शक्ति का यूज़ कर सकता है वो, सागरी जीवों का, जो सागर में वहाँ पे जीव है उनके संरक्षण, संवर्धन, सर्वेक्षण, विदोहन, अनुसंधान आदि का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि देखिए कुछ चीज़ें छूट गई थी जिसे हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्षेत्रफल, हमने लास्ट टाइम जो है क्लास फर्स्ट जो हमारी क्लासेस में हम देखे थे भारत की 28 राज्य। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद है आपका मध्य, आप राजस्थान से आएंगे मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश गुजरात। आप 5 याद रखेंगे सफिशियंट है। तो राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र फिर उत्तर प्रदेश गुजरात, तो ये 5 राज्य क्रमशः आपको याद रखने। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, गोवा। अब देखिए भू आविष्ठित राज्य, भू आविष्ठित राज्य क्या होते हैं, मतलब भू आविष्ठित का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर जमीन हो, कोई भी वो जल सीमा ना हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, भू आविष्ठित राज्य। जैसे मान लो केरल को देखते हैं, तो केरल के देखेंगे इधर कर्नाटक है, यहाँ पे तमिलनाडु है, लेकिन इधर ज़मीन है, सॉरी इधर क्या है, पानी है, इधर क्या है, समुद्र है, इसके पीछे जो है पूरा ज़मीन है, लेकिन इस तरफ क्या है, समुद्र है, पानी है। तो भारत एक तो केरल एक भू आविष्ठित राज्य होगा कि नहीं, केरल एक भू आविष्ठित राज्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारत के भू आविष्ठित राज्य कौन कौन से हैं। तो भू आविष्ठित मतलब जिसके चारों ओर जमीन होगी, उस राज्य के चारों ओर जमीन होगी। तो भारत के कुल 14 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि जिनके चारों ओर जमीन है और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हैं। ठीक है, भारत के भू आविष्ठित कितने राज्य, 14 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हैं। तो कौन कौन से हैं, देखिए इसमें से गुजरात नहीं होगा क्योंकि गुजरात जो है थल सीमा भी बना रहा है, जल सीमा भी बना रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अब राजस्थान को देखो, राजस्थान के इस ओर पाकिस्तान है और इस ओर भी हमारे जो भारत के अन्य राज्य हैं। तो राजस्थान हो गया, पंजाब, राजस्थान पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश हम देख रहे हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसके अतिरिक्त 14 राज्य हैं। तो कोई क्या क्या हो गया, राजस्थान, पंजाब दूसरा, फिर तीसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, चौथा हो गया आपका उत्तराखंड, पांचवा हो गया उत्तर प्रदेश, छठवां बिहार, सातवां सिक्किम हो गया। अब पश्चिम बंगाल यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे जल सीमा बना रहा है। ठीक है, तो 8वां जो आपका हो जाएगा असम हो जाएगा, 9वां हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 10वां नागालैंड, 11वां हो जाएगा मणिपुर, 12वां हो जाएगा मिजोरम, 13वां हो जाएगा त्रिपुरा और मेघालय क्या हो जाएगा 14। तो कितना हो जाएगा, भारत के कुल 14 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हैं और भू आविष्ठित राज्य हैं। ठीक है, अब बोलेगा ये तो भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ भी सीमा बन रही है,
इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहला रहा है। अगर बोलेगा कि भारत की मुख्य भूमि के भू आवेशित राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो भारत की मुख्य भूमि के भू आविष्टित राज्यों की संख्या कितनी है, 5 है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे नहीं है, लेकिन भारत के मुख्य भूमि के भू आविष्टित राज्य 5 है और केंद्र शासित प्रदेश 2 है। तो 5 राज्य कौन से? सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के भी चारों ओर क्या है, ज़मीन है, पानी नहीं है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। उसके बाद है ऊपर में हरियाणा, ठीक है, मध्य प्रदेश हरियाणा, क्या हो गया, मध्य प्रदेश हरियाणा। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखेगा छत्तीसगढ़ और ये झारखंड और नीचे हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। तो 5 राज्य हो गए, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। तो कुल 5 राज्य हैं जो कि भू आविष्टित हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में क्या हो जाएगा, दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़ जो है भू आविष्टित राज्य हैं। तो हमारी क्लास यहाँ पे अब समाप्त होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।